नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और वर्तमान चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आपका स्वागत है सर। और आज का धन्यवाद संजय जी, विषय बड़ी कृपा। है निश्चित रूप से दिल्ली ब्लास्ट के बारे में बात करनी आपसे अत्यंत आवश्यक है। अब ये जो दिल्ली ब्लास्ट के जो हम देख रहे हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है कि एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यानी 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट किसको कहते हैं? लाखों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त है। इतना बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ा जाता है और मुझे तो ये दिख रहा है, मेरा तो विश्लेषण ये है कि साहब कि वो जो बंदा था इसने उसके पास जहाँ-जहाँ वो रख सकता था तो उसने इसको कई जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ था। क्योंकि 350 किलोग्राम उसके घर में पाया गया, ये जो आपका मुज़म्मिल नाम का जो शख़्स था और बाकी और 2500 से ऊपर 2600 करीब किलोग्राम किसी और जगह पाया गया। तो ऐसा नहीं लगता कि ये भाई साहब जो थे, ये उमर नबी साहब, इनके पास भी कुछ रखा हुआ था तो इसको लेके निकल पड़े कि भैया इसका कुछ करो, डिस्पोज़ करो, क्या करो? या फिर उनको लगा कि अब तो पकड़े ही जाएँगे तो चलो वो शहादत ही हासिल कर लो? जी। संजय जी, आपने बिल्कुल माकूल बातें कही हैं और ये चीज बिल्कुल भयावह है। 2011 में, सितंबर 2011 में आखिरी बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, गेट नंबर 5 दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें 15 लोग हताहत हुए थे, 79 घायल हुए थे। उसके बाद से चूंकि कार्रवाई बहुत अच्छी है, माकूल हुई, तो यहां करीब शांति बनी रही। आपने नाम लिया एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट वो एक पदार्थ है जो कि आसानी से किसान लोगों के यहाँ खेती में इस्तेमाल होता है और खूब उपलब्ध रहता है। तो इसके लिए जो कि आईएसआई का फुटप्रिंट है और चरमपंथी दुनिया भर में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो इसकी मारक दूरी, मारक क्षमता बहुत अच्छी है और इसलिए इन्होंने जो भंडारण किया, 300 किलो तो आपके घर में मिला और 3000 किलो मिला ये भंडारण में। अब हम इसकी बात करते हैं कि ओक्लाहोमा ब्लास्ट जो 1995 में हुआ था, बॉम्बे ब्लास्ट जो हुआ था, और इसके अलावा जयपुर 2008, दिल्ली 2008, मुंबई 2011, बेंगलुरु 2008, अहमदाबाद 2008। माओइस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं लैंडमाइन में, और टाइम स्क्वायर 2010 में फैजल ने इसको इस्तेमाल किया था, लेकिन वो डिफ्यूज हो गया था। आईआरएन ने 1993 में बिशप गेट में इस्तेमाल किया। अब आप इसकी जो मैग्नीट्यूड और क्वांटम समझ लें कि अगर इसका इस्तेमाल हो जाता तो ये कहते हैं कि अगर जितना ये इन्होंने ओक्लाहोमा में किया था उससे भी ये ज्यादा इसकी मात्रा है, तो क्या भयावह स्थिति उत्पन्न होती संजय जी। और ये जो इस्तेमाल हुआ है इसमें भी कहते हैं कार की स्टीयरिंग अलग उड़ के गई, मांस के लोथड़े, कान, आंख, हाथ, जो मानव अंग थे जो छितराए और खून से रक्त रंजित जो हो गया था, कि 100 मीटर की परिधि में, और आसपास क्या है, दिगंबर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारा, तमाम महत्वपूर्ण पूजा स्थल वहां पर हैं, और वहां पर इस प्रकार का ब्लास्ट होना। अब इसमें कुछ चीजें आपको देखनी होगी। इसका लिंक पूरे ताने बाने का पुलवामा और अनंतनाग से निकल करके आ रहा है, यानी कश्मीर का चरमपंथी। और दूसरी चीज ये है, व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म। अभी तो था कि मदरसे के अधकचरे लड़के, इनको आपने चरमपंथी बनाए थे, और जैश ए मोहम्मद, अजहर मसूद, इन्होंने अब इसकी गियर शिफ्ट की कि जो प्रोफेशनल्स थे, ट्रेन प्रोफेशनल्स, एमबीबीएस, एमडी, और ये जहां जाकर के सहारनपुर में इन्होंने नौकरी की, और सहारनपुर में फेमस मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां पर ये जो थे जनरल मेडिसिन के चूंकि विशेषज्ञ थे, इसलिए इनकी क्लाइंटील भी अच्छी हो गई थी, वहां निकाह भी इन्होंने किया। और जैश ए मोहम्मद जब बंदा, तो ये बड़ा स्मार्ट ऑपरेटिव था, और इसके तार केवल कश्मीर से, फरीदाबाद से नहीं, अहमदाबाद से ही नहीं है। अहमदाबाद में भी चीन से किया हुआ एक एमबीबीएस डॉक्टर, और उसने एक अरंडी के तेल, जो कैस्टर सीड ऑयल जो होता है, उसके से एक इसने ऐसा जहर निकाला जो कि बहुत ही ज्यादा उसकी, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, और ये गुजरात एटीएस ने इनको पकड़ा, तो इन्होंने रिसीन नाम का एक जहर सिंथेसाइज किया, जिसको कि अगर प्रसाद में मिला दें तो टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस होता है, समथिंग लाइक पोटेशियम साइनाइड, लेकिन उससे भी ज्यादा घातक इसकी क्षमता थी। तो ये जैश ए मोहम्मद का तो नाम है, लेकिन अपना आउटफिट इसका नाम इन्होंने नाम रखा है
अंसार गजवातुल हिंद, AGUH। तो संजय जी ये ये एक स्थिति ऐसी आ रही है बांग्लादेश की आउटफिट है। जी। ये अंसार गजवातुल हिंद जो है ये बांग्लादेश की आउटफिट है। तो जैश ए अब मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद मिल के ऑपरेशन कर रहे थे। जी हाँ, ये दोनों मिल करके ऑपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों का जो अम्ब्रेला है वो कॉमन है। और बांग्लादेश क्या है, इट इज ए प्रॉक्सी। बांग्लादेश में अपनी ऐसी औकात नहीं है। आपकी जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश के जैसे हुजी वगैरह हैं, इनकी सबकी गंगोत्री तो पाकिस्तान में है, गंगोत्री सबकी पाकिस्तान में है। और अब आप इस पे देखिए कि एक पहली बार एक महिला डॉक्टर जो हैं ये लखनऊ की रहने वाली बताई जाती हैं, और नाम इनका जो है शाहीना। शाहीना शाहिद जी, शाहीना शाहिद। तो ये जो है लखनऊ की रहने वाली हैं, और इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये भी एक महिला विंग तैयार कर रही थी, और गजवाए हिंद की एक बहुत जमात उल मोमिना, जमात उल मोमिना, मोमिन कहते हैं महिलाओं के, मोमिना को, और परहेजगार महिलाएं। तो हाँ, ये जो ये अभी महिला नई विंग नई की जो है इससे आपके मसूद अजहर ने। जी, ये नया अपॉइंट किया है ये, उनकी बहन ने, हाँ, और उनके बहनोई वही हैं जिन्होंने इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग कराई थी। तो ये जो डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर, इनके पास से AK-47 मिले थे, डॉक्टर शाहीना शाहिद। तो ये तमाम जो 4 डॉक्टर्स यहाँ और एक डॉक्टर अहमदाबाद में मिले, अब इनका ताना बाना जरा समझ लें। AK-47 एक मिली कश्मीर में, फिर एक दूसरी मिली कश्मीर में, एक मिली फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो ये उमर थे, ये जाकर के इन्होंने कमरा लिया, और इस बुनियाद पर लिया कि हम यहाँ केवल सामान रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सामान लेकर के यहाँ पर इन्होंने पूरा भंडारण किया एमोनियम नाइट्रेट का। ये जरूरी नहीं समझा मकान मालिक ने कि इनका सत्यापन करें। सहारनपुर में जो डॉक्टर ये नौकरी पा गया, जो इंटरनल मेडिसिन वाला था, जनरल मेडिसिन वाला, इसके बारे में भी जब डॉक्टर का बयान आया तो उसमें ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसने कहा कि हमने MCI के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी दे दी। अरे भाई, MCI के प्रमाण पत्र तो आपका मेडिकल डिग्री का सत्यापन करता है, आपके चरित्र का थोड़ी करता है। इसके बारे में तो जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए थी, पुलिस से वेरिफिकेशन। 28 अक्टूबर को यह जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के सिलसिले में वांछित था। अगर ये वहां पर वांछित था, वहां पर उसकी गतिविधियां आपत्तिजनक थी, तो पुलिस पे इसका लेटर था, MCI का लेटर ये पर्याप्त नहीं था। वैसे भी मैं आपको बता दूं, NCR में एक और मेडिकल कॉलेज है, नाम लेना ठीक नहीं है, वहां पर एक कश्मीर के डॉक्टर साहब सर्जरी करते थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी थे। 2 साल बाद किसी ने गुमनाम दरखास्त दी, ये डॉक्टर नहीं, ये कश्मीर में वार्ड बॉय था, कुछ वहां पर क्राफ्ट सीख लिया, अब यहां पर आकर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी हो करके बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड एब्डोमिनल और तमाम सर्जरी कर रहा है। जब मालूम पड़ा तो माफी पड़ा कि ये तो वार्ड बॉय था, इसकी तो कोई डिग्री ही नहीं है। तो कम से कम इतनी सावधानी तो सब लोग बरत लें कि इस तरीके के अवांछनीय लोगों को ना आने दें। और ये पहले भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी अस्वाभाविक है, असामान्य है, और वहां के टोपोग्राफी में फिट इन नहीं हो रहा है, तो हम केवल जांच करते हैं, आरोप नहीं लगाते हैं, केवल जांच करते हैं। प्रत्येक थाने में भारत के इंक्वायरी स्लिप A और B का प्राविधान है, सत्यापन का प्राविधान है, कानून में भी प्राविधान है। तो सत्यापन कर लिया होता तो ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन अब आप ये देखें कि AK-47 लॉकर में मिल रहे हैं, AK-47 स्विफ्ट डिजायर मोमिना के कार के बूट में मिल रही है, और AK-47 अगर आप देखें तो वो मिंट कंडीशन में है संजय जी, और बिल्कुल ब्रांड न्यू 84 कार्ट्रिजेस, एम्प्टी मैगजीन्स, पिस्टल्स, और तमाम उसके कार्ट्रिजेस पिस्टल्स के मिल रहे हैं। इन तमाम चीज का ताना बाना अगर आप देखें, और सबसे मजे की बात कि जो आपने गाड़ी इस्तेमाल की है, मजे की बात यह है कि उस गाड़ी को लेकर के अगर आप उसकी डीलिंग देखें, ये हुंडई i20 है, 2013 मॉडल। इसको सलमान पहला ओनर है, उसने सेकंड ओनर नदीम को बेचा, नदीम ने कार डीलर को बेचा, रॉयल कार एजेंसी, और कार एजेंसी ने बेचा तारिक को, तारिक ने बेचा उमर को। ये जो चेन आ रहा है, इसमें सब लोग जो हैं सस्पेक्ट हैं। मैं सबको सस्पेक्ट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इन्होंने उस कार का इस्तेमाल और इतने जल्दी हस्तांतरण किया। ये भी देखना होगा किस मूल्य पे क्रय विक्रय हुआ, और आपने अगर इसको तारिक को दिया, तारिक ने उमर को बेचा, और तारिक और उमर के बीच में अगर 12 सिम कार्ड का लेन देन है,
तो ये ऐसा कौन होता है ये खरीद फरोख्त की? आमिर और तारिक में 12 सिम कार्ड का लेन देन हो, 12 सिम कार्ड अपने में ही लेन देन अगर है गलत नाम और सत्यापन से, गलत पतों से, गलत वेरिफिकेशन से, वो अपने में ही बहुत सस्पिशियस है। यह संतोष का विषय है संजय जी कि अब इनके मोबाइल फोन्स की फॉरेंसिक और साइबर इवैल्यूएशन हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, इनकी कुकीज तक का भी इवैल्यूएशन किया जाएगा। लेकिन जो भयावह स्थिति आई कि ये 12 सिम कार्ड्स अगर गए तो पहले तो ये बने कैसे, बने तो इनका हस्तांतरण कैसे हुआ? इनका इंटरोगेशन चल रहा है और इंटरोगेशन में ये बातें प्रकाश में आ रही हैं। अब आप ये देखें कि ये I-20 पे हम फिर आ जाते हैं संजय जी। ये आकर के खड़ी होती है कहां पर? ये कार पार्किंग में खड़ी होती है और 3 घंटे पार्क रहती है। 6:48 पर ये बाहर आती है शाम को और 6:52 पे विस्फोट होता है। और भयावह विस्फोट, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे जमीन हिलने लगी है और बांस के लोथड़े बिखर रहे हैं, खून के छींटे चारों तरफ जा रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें जो लोग कह रहे हैं कि साहब एक तो शार्पनर नहीं थे, दूसरी चीज ये थी कोई क्रेटर नहीं बना। तो वो जरूरी नहीं कि हर जगह क्रेटर बने, हर जगह शार्पनर हो, क्योंकि उन बॉम्ब्स में जिनमें बॉल बेयरिंग, कील, कांटे और इस तरीके के लोहे के टुकड़े नहीं डाले जाते हैं, छर्रे वगैरह, तो उसमें शार्पनर्स नहीं होते हैं। और आईईडी ब्लास्ट में इसका कोई प्राविधान भी नहीं है। अब तमाम सीसीटीवी जब आपने खंगाले तो दिखाई ये पड़ रहा है कि उमर एक फेस मास्क लगा करके, खैर दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो लोग फेस मास्क लगाते हैं तो उसको कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मानी जाती है। अंततोगत्वा संजय जी, ये बात जब प्रकाश में आती है कि इस गाड़ी का विस्फोट होता है और इस गाड़ी का मूवमेंट, आप लोकेशन देखें जो इन्होंने चुना। पहले तो ये देखिए जो घटनाक्रम है कि एक मॉड्यूल आपका अनंतनाग, दूसरा मॉड्यूल फरीदाबाद, तीसरा मॉड्यूल आपका अहमदाबाद और चौथा मॉड्यूल आप लखनऊ का मान लीजिए। ये इतनी देर में आपके पास 72 घंटे में इन 4 मॉड्यूल स्लीपर सेल्स का अनावरण हुआ। और हाईली प्रोफेशनल एजुकेटेड स्लीपर सेल इकोसिस्टम, ये वो नहीं है इसको जिनके ऊपर कोई आपको सस्पिशन भी ना हो। और इस तरीके के स्लीपर सेल का अगर जैश ए मोहम्मद ने क्रिएट किया और इसके बाद इन्होंने जो एक इनको रोड मैप दिया, हमें क्या लगता है कि जब इनकी अरेस्ट और रिकवरी डॉक्टर्स की होने लगी, ये बता गए कि इन्हें कुछ करना है। क्योंकि जो डिस्परेशन था कि आपके पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इनके अंदर की हताशा और बेकरारी और बेचैनी कि इनको कुछ करना है। अजहर मसूद और उनके परिवार के 10 सदस्य जो थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये मारे गए, ये 72 हूरों के पास पहुंचा दिए गए। अब सवाल ये उठता था कि इनको भी कुछ दिखाना है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन्होंने फूका, इतने स्लीपर सेल तैयार किए और उसके बाद अगर कुछ ना हो, सब रिकवर होते जाएं तो उसको कहेंगे गुनाह बेलज्जत। तो हुआ क्या? फिर इन्होंने देखा, आओ देखा न ताओ, हमें क्या लगता है कि इन्होंने कर दिया। अब 2 बातें आती, क्या ये फिदाइन हमला था या आईईडी हमला जो कि इत्तेफाकन ब्लास्ट हो गया? अब मैं आपके सामने जी दोनों जी तरफ जी, हाँ, जी ये इम्पोर्टेंट इशू है, ये बहुत जी, इम्पोर्टेंट मैं इशू दोनों चीज आपके सामने रखता हूं। इनकी जी अगर माइंड की प्रोफाइलिंग अगर आप करें तो इनकी किसी गतिविधि से फिदाइन वाला जो जज्बा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो पुलिस के सामने आए बड़े जल्दी टूट गए, वरना आपने भी इंट्रोगेट किए होंगे फिदाइन, मैंने भी किए, सारी जिंदगी बीत गई इनको इनसे पूछताछ करने में। जो बहुत पक्के होते हैं वो उनको बुलवाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। यहां मालूम पड़ा आज पकड़ेगा, शाम तक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगा और मालूम बता दिया उन्होंने कि एक AK-47 यहाँ, दूसरी AK-47 स्विफ्ट की डिक्की में, तीसरी जो है यहाँ के मेडिकल कॉलेज के लॉकर में है और बाकी ये जो है अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से। तो इससे मतलब ये था कि इनकी जो दिमाग की वायरिंग थी अभी फिदाइन नहीं हुई थी, जल्दबाजी में थे। जल्दबाजी के साथ साथ इन्होंने जो ड्राइव वाइव किया, ये तो सही है कि जहां पर गए इन्होंने रखी आजादपुर सब्जी और फल मंडी भी किया था, जहां पर जो कि 24 घंटे चलती एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है संजय जी, उसको भी या रखी किया था। लेकिन वहां ब्लास्ट नहीं किया इन्होंने। इन्होंने वहां पर किया जहां पर एक मिली जुली आबादी थी, मैं भी कह दूं एक मिली जुली आबादी थी। वहां पर सबके पूजा स्थल भी थे, सभी के इबादत गाह भी थे, लेकिन जो पॉपुलेशन डेंसिटी आजादपुर फल सब्जी में मिलती, शायद कदाचित वो उनको यहां नहीं मिली। लेकिन जो इनको पब्लिसिटी यहां मिलती, शायद आजादपुर फल फ्रूट मंडी में वो नहीं मिलती। अब इनकी टाइमिंग देख लें, ये मूव कर रहे थे
क्योंकि जो फिदाइन होता है, अब इस कहते हैं लोन वुल्फ अटैक, क्योंकि गाड़ी में बताते हैं कि 2 लोग और भी बैठे थे, लेकिन इसका सत्यापन नहीं हो पाया कि जो उमर था ये अकेले बैठा था जब गाड़ी ब्लास्ट हुई या 2 लोग और भी थे। क्या इसकी भी चर्चा हो रही इसमें थी? एक आपको मैं अपडेट कर दूं कि इसमें जो अभी देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले, उसका एक वीडियो आ गया है जिसमें इसको उमर को और एक और व्यक्ति को पीछे से निकलते हुए दिखाया गया है और फिर उसको वापस बैठते हुए दिखाया गया। तो 2 का तो प्रूफ आ गया है। अच्छा, एक और आपके बताएं कि लखनऊ में एक और डॉक्टर के यहाँ रेड हुई है और फरीदाबाद में सेक्टर 46 में कोई 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट और रिकवर हुआ है। तो इसका मतलब देखिए ये ये है कि अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने काफी डिसेंट्रलाइज करके रखा हुआ था, नहीं, स्लीपर सेल का मतलब ही यही होता है कि स्प्रेड आउट कर दो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था वो। डिस्ट्रीब्यूटेड था, जहां जहां पे जैसी आवश्यकता होती उसके अनुरूप फरीदाबाद में रखा, लखनऊ में रखा, पहलगाम में रखा और सहारनपुर में भी रखा होगा, क्योंकि सहारनपुर में अगर मौजूदगी थी तो ये हो नहीं सकता, निकाह किया ससुराल भी वही है डॉक्टर साहब की, तो ये संभव नहीं है कि वहां पर नहीं रखा होगा। और इनका ये मोडस ऑपरेंडाई और पैटर्न भी यही कि इसको ऐसा स्प्रेड आउट कर दो कि आपको कहीं ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा न करना पड़े, स्लोली एंड स्टडीली, जैसे दीमक और घुन खा जाता है संजय जी, उसी तरीके से ये चबा चबा करके धीमे धीमे सामान इकट्ठा किया, सामान इकट्ठा करके उसका भंडारण कर दिया। आपने अपने स्लीपर सेल के लोगों को मोटिवेट कर दिया। आपने ये बताया कि I-20 में से डॉक्टर उमर बैठे थे, 2 लोग आइडेंटिफाई है मिनिमम, तो क्या ये तीनों फिदाइन थे? और क्या तीनों फिदाइन कभी एक साथ चलते हैं? यही बात है, मैंने भी कल यही कहा था कि मैंने आज तक इतिहास में कभी नहीं सुना कि जो फिदाइन है वो साथ में किसी और को लेके गया है। अगर साथ में कोई होता भी है तो वो पीछे AK-47 लेके होता है और वो फिदाइन अटैक के बाद में फिर वो AK-47 चलाता है। ऐसा तो कई बार सुना गया है, लेकिन एक ही गाड़ी में, या जिसको आपके VBIED बोलते हैं, व्हीकल बॉर्न आईईडी, व्हीकल बोर्न उसमें 2 लोग आईईडी, हों ऐसा मुझे ध्यान नहीं आता। आप बेहतर आप बताएं। सही कह रहे हैं कि व्हीकल बोर्न आईईडी ये है, और फिदाइन मैंने भी नहीं देखा कि कलेक्टिवली चल रहे हैं। और जितना मेरा अनुभव है, लोन वुल्फ अटैक ही फिदाइन करते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स कभी भी दुकेले तिकेले नहीं चलते, क्योंकि सुसाइड एक नितांत एक व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें किसी भी प्रकार का दूसरे का हस्तक्षेप कदाचित पहले वाले के भी मनोबल को तोड़ देता है। इसलिए जो उसके हैंडलर्स होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि अकेला जाए, और फिदाइन भी चाहेगा कि वो अकेला जाए। सारी तैयारी उसके बाद, और ये भी आपने सही कहा कि उसके बाद जो कवर फायर देने के लिए लोग रहते हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स का मतलब ही यही था, इसीलिए रखा गया था कि ये उसके बाद वो फायरिंग करके और नरसंहार करें और वहां पर लाशें बिछा दें, और जिससे कि भय और आतंक का पूरा वातावरण व्याप्त हो जाए। ये अच्छी बात है कि UAPA की धाराओं में मुकदमा लिख गया है, जिसमें मौत की सजा तक भी है। भारतीय न्याय संहिता में, एक्सप्लोजिव एक्ट में, इन तमाम चीजों में अगर मुकदमे लिख गए हैं तो ये केवल, लेकिन अभी ये है कि अभी दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बेहतर ये होगा कि NIA इसका इन्वेस्टिगेशन करे, तभी मैं समझता हूं कि NIA को विवेचना के हैंड ओवर हो साथ गया सर, न्याय होगा। हैंड ओवर हो गया, वो भी अच्छा, हो अपडेट कर गया? दूं आपको। अच्छा, ये मुझे हो नहीं गया, मालूम था जी, ये मुझे जी हाँ नहीं जी, मालूम था, हो गया। क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से चल रहा है, बदल रहा है, अगर NIA हो गया है तो ये संतोष का विषय है। लेकिन अब इसमें बात आती है कि जो आपका डंप डेटा, लोग कह रहे थे डंप डेटा अभी एनालाइज हो रहा है, CCTV एनालाइज हो रहा है, तो ये बेहतर ये होगा कि अगर CCTV हमारे हैं, कुछ उनमें AI और मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया है कि जो आपको रेड फ्लैग कर देगा जो सस्पिशियस चीजें हैं, और सस्पिशियस चीजें अगर आपको मिल जाएंगी तो उससे आपको तुरंत इंटरवीन करने में सहूलियत होगी। दिखाई ये पड़ रहा है कि शायद हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम और बेहतर कर सकते थे, और और बेहतर कर सकते थे कि अगर इस तरीके का मूवमेंट कुछ हो रहा है फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ, और इस तरीके का मूवमेंट अगर हो रहा है तो हम बेहतर उससे कर सकते थे। धारा 16 और 18 UAPA की लगी है, एक्सप्लोजिव एक्ट सेक्शन 5 लगा है, और इन तमाम चीजों के बाद जब 12 सिम कार्ड का आदान प्रदान हुआ है, इमीडिएट ये है कि इनके सबके एंटीसीडेंट्स, इनके पाकिस्तान के मूवमेंट, इन हथियारों की पेडिग्री और इन तमाम चीजों की, कि जो भंडारण फरीदाबाद में हुआ है, जो आपने बताया कि एक जगह और मिला है और बाकी जगह पहले मिला था कि 30,000 किलो, वो इनकी आखिर जब ले आए तो क्या मकान मालिक ने जरूरी नहीं समझा कि सत्यापन, और इनका 3000 सत्यापन अगर किलो, नहीं, 3000 किलो। 3,000 किलो, और 3,000 किलो और 300 किलो, 300 किलो और 3
तो उसकी उसकी एनालिसिस और उसके बारे में बारीकी से जानकारी कि आखिर मकान मालिक ने जरूरी क्यों नहीं समझा। इसी तरह से जिस अस्पताल में डॉक्टर को नौकरी मिली थी सहारनपुर में, उनको बिना सत्यापन के नौकरी क्यों नहीं दी गई। ये एक मौलिक पुलिसिंग का काम होता है कि सत्यापन जरूर किया जाए, सत्यापन का न होना। और अब ये भी वक्त आ गया है संजय जी, मैं समझता हूं कि लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, मैं इसका न विरोध करता हूं न समर्थन कर रहा हूं, कि जितने भी गर्म कपड़े लेकर के आ रहे हैं, जितने भी अभी मेवा आदि लेकर के आ रहे हैं, उनका भी सत्यापन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं घूम घूम करके कैंटोनमेंट महत्वपूर्ण संगठन में जा करके फोटोग्राफी वगैरह करके ये ऐसी चीजों की संवेदन चीजों की फोटो वीडियो बना करके भेजें जैसे कि मतलब पाकिस्तान को, आईएसआई को लाभ पहुंचे और हमारा दोबारा नुकसान हो जाए। एक ये भी बताया जा रहा है, अभी मैं देख रहा था, कह रहे थे कि साहब कि ये व्यक्ति जो था, ये 3 घंटे सुनहरी मस्जिद में रहा। जी अब सुनहरी मस्जिद अगर आप दिल्ली गेट की तरफ से चलते हैं तो पहले आपके शांतिवन मार्ग आता है, अगर सुभाष मार्ग पे चलते हैं तो उसके बाद वहीं सुनहरी मस्जिद है। फिर सुनहरी मस्जिद से आगे चलते हैं, वो जामा मस्जिद का जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने है सुनहरी मस्जिद। फिर वहाँ सुनहरी मस्जिद से जब आगे चलते हैं तब जाके ये वाला जो ये आपके सुभाष रोड का क्रॉसिंग आता है, जहाँ पे बताते हैं कि साहब कि ये मेट्रो गेट के सामने इन्होंने ये किया। पास में गौरी शंकर मंदिर भी है, तो लोगों का कहना है कि संभवतः गौरी शंकर मंदिर भी इनका टारगेट हो सकता था। लेकिन ना ये जो आप जो कह रहे हैं कि साहब श्रैपनल नहीं थे, तो ऐसा तो नहीं है कि श्रैपनल इसलिए नहीं थे कि उनके पास तैयारी करने का समय नहीं था, भागम-भाग में थे। और क्या ये संभव है कि ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सीडेंटली एक्सप्लोड हो जाए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि उससे एक ई-रिक्शे की टक्कर भी हुई थी गाड़ी से। इन तमाम चीजों की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये तो आप मान के चले कि जल्दबाजी में तो बहुत थे, सारी चीज जल्दबाजी में की। सुनहरी मस्जिद के इमाम से मिलने से अगर आप चले थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करें, और ये भी चीज इंटरेस्टिंग है, इससे पहले कि विषय परिवर्तन हो जाए, कि एक इमाम के बारे में भी ये था कि उसने पूरी तरीके से इनको शेल्टर दिया, फरीदाबाद वाले ने, उसको भी पुलिस ने लिफ्ट कर लिया उस इमाम को, और उससे भी पूछताछ जारी है कि उसने भी लॉजिस्टिकली और सपोर्ट सिस्टम इनको उपलब्ध कराया पूरी तरीके से। तो अगर वो इमाम कॉम्प्लिसिट है, सुनहरी मस्जिद में जाकर के आखिर क्या है, कोई वहां जाकर के पंजीरी तो खा नहीं रहा था, तो वहां अगर गया था तो किस उद्देश्य से गया था। शायद जो फिदाइन होता है अपने आप को रीइंफोर्स करने के लिए ऐसी जगहों पे तन्हाई में जाता है, लेकिन ये तो बात दीगर है। बात इसकी आती है कि क्या शार्पनर का न होना और जल्दबाजी में, क्योंकि सारा काम जल्दबाजी में हुआ, ताबड़तोड़ जब छापे पड़ रहे हैं, बरामदगियां हो रही हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने जल्दबाजी में काम किया और ई रिक्शे से अगर टक्कर मारी और वहां पर जिस प्रकार से ये भ्रमण कर रहे थे, तो ये जाहिर है कि इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि इन्होंने जल्दबाजी में ये किया। जल्दबाजी में क्या, विस्फोट तो कर दो, लेकिन कील कांटा खरीदना खतरे से खाली नहीं था। कहीं भी कबाड़ी के यहाँ जाते बॉल बेयरिंग, कील कांटा और थम स्टैक या इस तरीके की चीजें अगर लेते, तो ये मान के चलिए कि मामला इतना गर्म हो चुका था, तुरंत इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, ये धर लिए जाते। तो उनका ठीक है भाई, कम ही में संतोष करो, एक ब्लास्ट तो कर ही दो बिना शार्पनर के ही सही। लेकिन ब्लास्ट हुआ, 9 लोगों की मौतें हुई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और एक पैनिक तो हुआ ही। बहरहाल, लेकिन इससे जो लेसन ड्रॉन है वो बड़े महत्वपूर्ण है कि इसके बाद हमें एज इंटेलिजेंस एजेंसीज, एज प्रोएक्टिव पुलिसिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके बड़े महत्वपूर्ण विषय से उसका पूरा खुलासा करना ठीक नहीं है। लेकिन मौलिक बातें ये हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, हमारा डंप डेटा एनालिसिस, हमारी साइबर और फॉरेंसिक इवेल्युएशन ये और फास्ट होनी चाहिए, जिससे कि हम जो सही कल्प्रिट्स हैं, इससे पहले कि कोई वारदात करें, हम उन तक पहुंच जाएं। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का भी अगर हम इस्तेमाल करें, हालांकि जितने 4 हैं मोमिना जी को लेकर के, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, शायद इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सस्पिशियस मूवमेंट के अंतर्गत ये चिन्हित हो सकते थे, क्योंकि रकी इन्होंने किया। और अगर रकी किया और मूवमेंट दोबारा हुआ और एमोनियम नाइट्रेट की दुकान से लेकर अगर यहां तक आ गए, तो एआई टूल्स हमें बता सकते थे कि एमोनियम नाइट्रेट वाले हैं, एमोनियम नाइट्रेट लेकर के ये यहाँ गए थे, और ये यहाँ लेकर के, और इतनी बड़ी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट जो भी लाएगा वो बच नहीं सकता है एआई टूल्स के साथ, अगर सीसीटीवी कवरेज हमारी अच्छी है। इसी तरीके से अगर हमने और चीजें खरीदी हैं, उनको हम असेंबल कर रहे हैं, तो भी हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसके बारे में आपको मालूम ही होगा कि इजराइल
ने बहुत अच्छा काम किया है और इजराइल ने ऐसे सॉफ्टवेयर भी तैयार किए हैं कि बहुत जल्दी ये गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन इससे तमाम लेसन हम ले सकते हैं जिससे कि इसका नहीं। लेकिन अभी हमारी एजेंसी ने, ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 बरामद किए हैं और अभी तो इंट्रोगेशन को कुछ ही घंटे हुए हैं, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। और अगर 24 घंटे से कम में इतनी उपलब्धियां हो गई हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, दिल्ली पुलिस हो, IB हो, NIA भी हो, अगर आज तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। एक बात और आ रही है और इस पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि साहब कि ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन की फेलियर थी। इस पर 2 मत देखने को मिल रहे हैं और जो एक मेजॉरिटी है, वो ये कह रही है कि साहब कि ये फेलियर नहीं थी, ये तो एक्चुअली इंटेलिजेंस ऑपरेशन की सक्सेस है। नहीं तो अ, लाखों लोग मारे जाते और ये अवश्य है कि भई आप 99 लोगों को पकड़ लें और एक आपसे छूट जाए, तो वो डैमेज तो कर ही सकता है। जी। संजय जी, बिल्कुल लैप्स नहीं है और आपने दुनिया देखी है। 28 अक्टूबर को जिसने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए और तुरंत वो पकड़ लिया गया और इतने जल्दी वो दस्तयाब हो गया, उससे पूछताछ हो गई और इसकी पूरी हिस्ट्री अगर आप निकालें तो इसको मैं बहुत बड़ा सक्सेस मानता हूं। ये इतना ही नहीं है कि उसने पोस्टर्स लगाए और पकड़ गया, ये इंटेलिजेंसी थी और ये कामयाबी, आप बिल्कुल आपने सही कहा, ये इंटेलिजेंस की कामयाबी थी कि इतने जल्दी आपने इनको धर लिया, वरना आगे ये कुछ भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप नहीं करते तो ये क्या क्या इनके मंसूबे थे, ये डॉक्टर साहिबान और क्या क्या करते, गुल खिलाते, ये चीज दिखने वाली है। और इसलिए ये जरूरी था 28 अक्टूबर को आपने वो लगाया और उसके बाद छुट्टी चले गए। छुट्टी के बाद इन्होंने MCI के लेटर्स की बात की और इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं थे, शादी वादी की बात तो सही थी, लेकिन उसके बाद जो धरपकड़ और हुई, फॉलो अप एक्शन हुआ, AK-47 की बरामदगी लॉकर से हुई, तो संजय जी ये तो मैं समझता हूं कि इंटेलिजेंस का और पुलिस का फॉलो अप बहुत ही अच्छा था। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की इतनी बड़ी बरामदगी मुझे तो नहीं याद है कि हिंदुस्तान में, हमारे हिस्ट्री में इतनी बड़ी मात्रा में कभी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ हो। आपने बताया 3000 किलो बरामद हुआ है, इतनी बड़ी बरामदगी तो संजय जी मैंने आज तक सुनी नहीं। ये सब इंटेलिजेंस और प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस का था कि पिन पॉइंटेड एक्शनेबल इनपुट मिला जिसके आधार पर ये बरामदगियां हुई हैं। अब जो इसका जो 7 का प्रश्न है कि ये टेरर एक्ट हो गया और NIA को दे दिया, तो इसका मतलब इसको ये है कि टेरर एक्ट माना भी जा रहा है। जी। और टेरर एक्ट में प्रधानमंत्री ने आज वैसे वो भूटान से भी कह दिया कि जो भी इसके पीछे है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और सिद्धांत हमारा बदल चुका है कि एवरी टेरर एक्ट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर और ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस है, चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो क्या नेक्स्ट राउंड इज इन द ऑफिंग? वेरी मच, क्योंकि नेक्स्ट राउंड अब वो नहीं होगा। जागा हुआ भारत है जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, जिसको लेके पाकिस्तान बिलबिला गया। पाकिस्तानी नहीं बिलबिलाया, अब तो घटनाक्रम सारी दुनिया के सामने है कि उनके यहाँ जो उनकी नाभिकीय शक्ति थी, उसकी नाभि में, रावण की नाभि में जब आपने तीर मार दिया, तो उससे बिलबिलाने के बाद अब मैं समझता हूं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए। मेरा अपना अंदाजा और आकलन यही है। आज आप देखें कि पूरा देश, किसी ने भी बिहार की वोटिंग के बारे में एक शब्द नहीं कहा, बल्कि लोग भूल गए कि आज बिहार में वोट भी पड़ रहा है। सारे देश का, क्योंकि हमारे एक भारतीय के जाने का छोड़ के आज तो 9 बिहार में भारतीय। गजब हो रहा है सर, 3 बजे तक क्या हुआ? 60% वोट हो चुका है। चलिए, बड़ा अच्छा है, 3 जनता बजे तक जनार्दन है। 60.4% वोट। अच्छा, तो अब वो तो खैर मालूम पड़ जाएगा कि 14 नवंबर को शायद रिजल्ट भी आ जाए, तो जनता जनार्दन का मत सिर माथे पर और शिरोधार्य है जनता का निर्णय। तो लेकिन किसी भी चैनल पे मैंने इसको प्राथमिकता के साथ नहीं देखा। पहली प्राथमिकता थी आज आपके इसकी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के, और दूसरी प्राथमिकता थी हमारे सिनेमा हीरो धर्मेंद्र जी के मृत्यु को लेकर के, और शोकाकुल सिने आइडल्स जो थे उनके ऊपर थी। और बिहार इलेक्शन कहीं पीछे चला गया, नंबर 3 पे आ गया, जबकि नॉर्मली अगर होता नॉर्मल टाइम से तो बिहार इलेक्शन ही आज डिस्कस होता। अब बाकी तो खैर ठीक ही है, लेकिन कुछ अवांछनीय तत्व ये भी कह रहे हैं कि ये ब्लास्ट जो है ये प्रायोजित था, जिससे कि बिहार इलेक्शन को प्रभावित कर दिया जाए, वोटिंग पैटर्न को। भगवान जाने किसको इसमें लाभ होगा इस तरीके के ब्लास्ट में। बेगुनाह 9 लोगों की मौतें और इतने बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने में किसको लाभ होगा, मुझे तो नहीं मालूम। ये मौत के
के ऊपर कौन सौदा और कौन लाभ देख रहा है। एक बात और भी देखने में आई और विचित्र कही जा सकती है या संयोग है या कि प्रयोग है, हम नहीं जानते कि इस्लामाबाद में वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपाउंड में भी एक ब्लास्ट हुआ है, उसमें भी 15 लोग मर गए। उनके यहाँ तो देखिए ये कॉटेज इंडस्ट्री है, उनके यहाँ तो ये एक इंडस्ट्री है। अगर ब्लास्ट ना हो, समझेंगे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वहां तो इतने ज्यादा ब्लास्ट, इतनी ज्यादा मौतें होती हैं कि उनको, वो लोग आदी हो गए इस तरीके के। हम लोग एक सभ्य सोसाइटी है, हमारे यहाँ इसकी कोई जीरो टॉलरेंस है इसको लेकर के, इसलिए हमारे यहाँ होना बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक हम लोग लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट में हुआ, बहरहाल जैसा कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर पिछवाड़े सांप पालोगे तो वही सांप अंततोगत्वा तुम्हें डसेंगे भी। तो वो सांप जिन्होंने पाले हैं, दूध पिलाया है, आज उनको डस रहे हैं। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे ना हो और अप्रत्याशित। एक बात और पूछूंगा आपसे कि जी हमारे यहाँ पहले हमने आपके टाडा लाए थे हम, यूएपीए तो तब भी था, अभी यूएपीए तो जी 67 का एक्ट है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान जी हाँ पड़ता है। जी हाँ। फिर हम टाडा लाए थे, फिर टाडा जब वो नई सरकार आई तो उसने टाडा हटा दिया, फिर टाडा हटा के दिया। बाद फिर हम पोटा लाए कोटा, थे, कोटा लाए थे। पोटा भी हटा दिया। जी फिर वही जो प्रावधान थे बहुत सारे, जब 26/11 हुआ उसके बाद फिर वो प्रावधान जो थे वो यूएपीए में कुछ उसके लाए गए। आपको जी। लगता है कि यूएपीए एज इट स्टैंड्स टुडे पर्याप्त है या हमें जो है एक यूएस पेट्रियट एक्ट की तरह का एक प्रावधान चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल। इसी तरीके के लाइंस पे यूएस पेट्रियट एक्ट और मकोका के लाइंस पे हम लोगों ने यूपी कोका एक्ट बनाया था। वो ऑलमोस्ट पारित भी होने वाला था, पारित हो भी गया बाद में, लेकिन तब नहीं, वो जब मैं डीजीपी था। हम्म। लेकिन उसमें सारी चीजें, लेकिन एक फीलिंग आती है अगर ऐसा कोई एक्ट आ गया पेट्रियट एक्ट की तरह, तो उसमें साहब एक वर्ग ही पिछेगा, एक वर्ग ही जेल जाएगा। तो इसलिए साहब राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके दूरगामी परिणाम लाभ के स्थान पर हानि देंगे। सवाल ये उठता है कि आपको देश हित की बात करनी है या स्वार्थ सिद्धि की बात करनी है। अनिवार्यता ये हो गई है कि आज की तारीख में आपको पेट्रियट एक्ट कोई विकल्प नहीं है, एक अनिवार्यता हो गई है। कठोर से कठोर कानून की जो देशद्रोह में संलिप्त है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके वो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। इसलिए और भी तौर तरीके लाने चाहिए, जिसमें नंबर 1 डिटेंशन विदाउट ट्रायल, रिमांड जो है उसकी लिमिट 6 महीने की जाए। कन्फेशन मेड बिफोर गेस्टेड पुलिस ऑफिसर ऑन अ सीसीटीवी शुड बी एडमिसिबल एज एविडेंस। और इन तमाम चीजों को जैसे कि पहले था उसको दोबारा समावेश करके और स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बड़े बड़े वकील जो कि बात करने के 15 लाख रुपए लेते हैं, जब खड़े होंगे तो बेहतर होगा कि स्टेट और पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को हम संबल प्रदान करें, रीइंफोर्स करें, उनकी शक्तियों को बढ़ाएं। क्योंकि ये महामारी की तरह आई है आज, जिसको कहते हैं ना, डाइन ने दरवाजा देख लिया है। गांव देहात में कहते नहीं, आज चुड़ैल ने दरवाजा देख लिया है, अपनी हिफाजत और कुंडी तक सख्ती से बंद करो। तो संजय जी, इसीलिए आपने जो कहा है कि हमारे कानून और सख्त हो, इन्वेस्टिगेशन और शार्प हो, प्रॉम्प्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम 21 वर्किंग डे में सजा का इंतजाम हो, तब आप समझ लीजिए कि हमने वाकई कुछ देश हित में किया है। वरना लिबरल हमारे बेगुनाह नौजवानों को सरकार तंग कर रही है। कल आए थे लंदन से कुछ पत्रकार, कह रहे थे कि आपकी जेलों में अमुक बिरादरी के लोग की प्रतिशत ज्यादा है, उनका जिस यहाँ की प्रतिशत आप देखते हैं, लेकिन जो चोरी चिकारी चपट और ये इस तरीके के अपराध में रहता है, उन्हीं की संख्या तो रहेगी कि हम जाकर के और जगह से जाकर के साधु संतों को लाके जेल में भेजे कोटा पूरा करने के लिए। और यही जो संख्या जिसकी तरफ हम इंगित कर रहे हैं कि भारत की उनकी ये अप्रत्याशित। दंगों में तो होता था ना सर, दंगों में तो इसी तरह जी, का होता था ना, इसी बराबर तरह का बराबर होता था। अरेस्ट करो, हाँ, बराबर बैलेंस बैलेंस कर दो, कि बैलेंस बैलेंस कर कर दो। दो। तो बैलेंस तो नहीं हो सकता है। और यही संख्या जिनकी ये कर रहे हैं ना, आप अमेरिका ले ले, इंग्लैंड ले ले, जर्मनी ले ले, स्कैंडिनेविया, वहां भी इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या के अनुपात से कई दुगनी तिगुनी है। अब जिन्होंने अपराध को एक सेकंड नेचर बनाया है, तो ये तो विचारणीय है कि अगर उससे अनुपात, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उनका जेल में उससे दुगना तिगुना हो रहा है, तो अपने समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इसके ऊपर ध्यान दें। इसके ऊपर पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट ध्यान थोड़ी देगा। तो और दूसरा जो इकोसिस्टम है जो ये जनरेट करता है, जैसे इसे यही उदाहरण दे रहे हैं कि जमातुल जमातुल उलमा हिंद, जी
ये ज़कात का पैसा इकट्ठा करने के लिए और हलाल सर्टिफिकेशन देने के लिए अधिकृत है। और ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि पूरे देश में जो भी आतंकवादी होते हैं, चाहे वो अफ़ज़ल गुरु हों और चाहे मेमन हो, चाहे जो कुछ भी हो, इसके भी जो आतंकवादी हैं, इनके भी, और चाहे वो आपके कातिल हों, आपके क्या नाम था जिसका वो सरतन से जुदा कर दिया गया था हमारा कन्हैया लखनऊ कुमार में। के जो कातिल, अच्छा अच्छा, वो कन्हैया कुमार तो आपके राजस्थान के थे और लखनऊ में थे, या नाम याद नहीं आ रहा है जी। हाँ, कोई पंडित जी थे। तो जी ये जो भी इनके सबके मुकदमे जो है कोई संस्था लड़ती है। नहीं लड़ती, तो क्योंकि ये इनकी कमाई अनाप साफ-साफ शनाप है। साफ-साफ जो चीज़ दिख रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ क्यों नहीं सोचा जाता कि भई लोग इतने बेखौफ हैं कि ठीक है, क्या हुआ? अगर होगा तो हमारा इकोसिस्टम है, वो हमारे लिए महँगे से महँगे वकील खड़ा कर देगा। बड़ा आप कर देख रहे देगा, हैं हजारों शर्जील करोड़ इमाम के की। लिए और हम्म, इसके उमर खालिद के लिए किस तरह के लोग खड़े होते हैं आके। हजारों उनकी फीस करोड़ की कौन जब देता है? कमाई होगी, आपने स्वयं कहा उनकी फीस कौन देता है? ये फीस उनकी कौन ये देता देते है? हैं। यही लोग देते हैं। हजारों करोड़ की आमदनी जब हो रही है, माल मुफ्त दिले बेरहम, जबकि हमारे सरकार की एफएसएसएआई तमाम सर्टिफिकेशन और चेकिंग एजेंसीज हैं, उनके ऊपर आप विश्वास करें, वरना आप जो अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके ऊपर मेरा परामर्श होगा, जैसे योगी जी ने बैन कर दिया है, इसी तरह भारत सरकार इसको बैन करे। नंबर 2, इनके ऊपर लगाए 98% टैक्स। 100 रुपए कमाते हो तो 98% सरकार रख ले और 2% में तुम अपना गुजारा करो, क्योंकि अगर टैक्सेशन नहीं है तो मनमाने तरीके से हम सर्टिफिकेशन एजेंसी होम ग्रोन थोड़ी कर सकते हैं। और अगर किया है तो सरकार को अधिकार है कि इनके टैक्सेशन करके इनसे टैक्स रिकवर करके, बल्कि मैं तो समझता हूं कि बैन कर दे। अरे आप भी जाते हैं हवाई जहाज में, जैन वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, हलाल होता है, उसमें सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत? एक आमदनी का जरिया करके अपराधियों को एक लाइफलाइन देने का इंतजाम हो गया। संजय जी, मैं अनुमति चाहूंगा, अब एक दूसरे शो का टाइम हो रहा है, तो अगर आपकी अनुमति हो। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए और सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद संजय जी, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।